हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम और इस थ्योरम के हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम करेंगे इसका 3rd पार्ट। यहाँ तक हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारे यहाँ पे हमने पी लिया था, जिसको प्रोजेक्शन प्रूफ किया था, कि वो प्रोजेक्शन होगी ऑन एम। और एम मेरे पास क्या होंगे, जितने भी मेरे पास ये P1 का जो रेंज स्पेस M1 है, P2 का M2 है, Pn का Mn है, इन सब का सम। तो कहने का मतलब ये है कि P प्रोजेक्शन तो प्रूफ होगी थी हमारे पास, बट हमें ये दिखाना है कि P जो प्रोजेक्शन है वो M पर है, मतलब M को P का रेंज स्पेस दिखाना है। क्लियर? अब देखते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, पार्ट 3rd। इन दिस पार्ट वी विल प्रूव दैट P इज द प्रोजेक्शन ऑन दिस। क्लियर? अब देखो, P को मुझे प्रोजेक्शन तो मेरे पास, वो मैंने बताया आपको, प्रोजेक्शन तो वो मेरे पास है, बट मुझे ये दिखाना है कि जो प्रोजेक्शन है वो M पर होगी। इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है कि M जो है वो P का क्या हो, रेंज स्पेस। ठीक है, यही तो चीज करते थे हम। जैसे मेरे पास P है, इसको मैंने प्रोजेक्शन तो दिखा दिया, प्रोजेक्शन तो है, बट ये दिखाना है कि ये प्रोजेक्शन जो है वो मेरे पास M पर है। पर M मतलब कि M को मुझे दिखाना है कि M इज रेंज स्पेस ऑफ P, कि P का जो रेंज स्पेस है वो M है, या हम कह सकते हैं डेट इज, क्या बोले, कि रेंज ऑफ P इक्वल टू M। इसको आप कोई नाम भी दे सकते हो, या सिंपली मैंने यहाँ पे सिर्फ रेंज ऑफ P लेके चल रही हूँ, इस तरीके से। तो मेरा मेन टारगेट इस पार्ट में ये प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास कोई भी P प्रोजेक्शन है, जैसे मैंने अभी प्रूफ किया कि P प्रोजेक्शन है, तो उसे M पर प्रोजेक्शन प्रूफ करना है। इसका मतलब M को मुझे उसका रेंज स्पेस प्रूफ करना है। क्लियर? जैसे हम करते थे कि ये P प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट, बट यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे जो रेंज स्पेस है वो M है, ये चीज़ शो करना है। ठीक है, तो मतलब P की जो रेंज है वो मुझे M के इक्वल दिखानी है। तो जब भी हम दो चीज़ों को इक्वल दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें, जैसे A इक्वल टू B दिखाना होता है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार A को कंटेन करा देती हूँ B में, और एक बार B को कंटेन करा देती हूँ A में, तो हम ये चीज़ लिख देते हैं। तो वही चीज़ मुझे इसको इसके इक्वल दिखानी है, तो इसका मतलब मुझे एक बार M को कंटेन कराना पड़ेगा रेंज ऑफ P में, और एक बार कराना पड़ेगा रेंज ऑफ P को M के अंदर। क्लियर? अगर ये दोनों चीज मैं प्रूफ कर देती हूँ तो मैं लिख देती हूँ कि P की जो रेंज है वो M ही है। क्लियर बेटा? इतना समझ आ गया? तो हम इसके फर्स्ट केस में हम प्रूफ करेंगे कि M कंटेन हो रही है रेंज ऑफ P में। तो जो हम ये चीज दिखाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इसका एक वेक्टर लेके चलूंगी और इसमें मैं पहुंचा दूंगी, मतलब इसका एक मेंबर लेके चली और इसके अंदर मैंने वो पहुंचाना है। क्लियर? अब देखो बेटा आगे, तो मैंने यहाँ से ले लिया कि x बिलोंग कर रहा है M से, ये सब चीजें वही लिखी हुई है मैंने। ठीक है, द रेंज ऑफ P इज M, ये चीज मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है M से। ठीक है, बी एनी एलिमेंट, कोई आर्बिट्री एलिमेंट हुआ, फिर अगर ये इसके रेंज ऑफ P के अंदर चला जाएगा तो इसका मतलब M के सभी जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर वो भी सब के सब इसमें चले जाएंगे। क्लियर? तो देखो, x बिलोंग कर रहा है M से, x बिलोंग कर रहा है M से, और M किसके इक्वल है मेरे पास, इस तरीके का ही तो है M, तो मैंने वो लिख दिया। तो इस M की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है M से, M है इसके इक्वल, तो x बिलोंग करेगा इन सब से। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x इससे बिलोंग कर रहा है, तो मैं x को इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये सब चीजें। अब ये क्यों लिखी बेटा, वो देखो, x बिलोंग कर रहा है मेरे पास M1 प्लस के M2 प्लस सो ऑन Mn। ठीक है, अब देखो x इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है। अब मैं सबसे पहले ये चीज देखूंगी कि इसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, किस तरीके के इसके अंदर हमारे पास वेक्टर जा रहे हैं, किस तरीके के इसके अंदर एलिमेंट्स
मतलब प्रेजेंट है। तो देखो अगर मैं लूँ x1 ले लिया मैंने m1 से, x2 ले लिया मैंने m2 से, x3 ले लिया मैंने m3 से, सो ऑन करते करते लास्ट में कहाँ तक है, n तक। तो मैंने ये ले लिए। अब मैंने ये सारे वेक्टर ले लिए। अब देखो इन सब का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर किस तरीके के होंगे, एक इसका मेंबर होगा x1 प्लस इसका मेंबर होगा m3 का मेंबर होगा, सो ऑन करते हुए लास्ट में xn। इस तरीके के मेंबर जो आएंगे मेरे पास इसके अंदर आएंगे। इतना क्लियर बेटा? इसी तरीके के तो आएंगे, इसका लिया, इसका होगा, इसका होगा, इसका, इस तरीके से सम होगा जैसे इनका हो रहा है सभी का, इसी तरीके से। तो हमारे पास इस टाइप की जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है। क्लियर? तो x भी तो इसके अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास x इस तरीके का ही कुछ होगा, तभी तो इसके अंदर है। तो वही चीज लिख दिया इन्होंने x इक्वल टू दिस, क्योंकि अगर इसके अंदर जा रहा है तो इसके एलिमेंट जैसा, जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे उनके जैसा ही तो होगा, है ना। तो इसके अंदर एलिमेंट है इस टाइप के, तो मतलब x इन जैसा होगा। ठीक है बेटा? और यहाँ पे वही चीज लिखी, वेहर देखो xi बिलोंग्स टू mi, और जहाँ की वैल्यू 1 2 से लेके n तक। देखो अगर मैं 1 पुट करूंगी तो m1 x1 बिलोंग्स टू m1, 2 पुट करूंगी तो x2 बिलोंग्स टू m2, 3 पुट करूंगी तो x3 बिलोंग्स टू m3, और n पुट करूंगी दिस। क्लियर बेटा? इतना समझ आया? अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों साइड p अप्लाई कर दी, जो प्रोजेक्शन है हमारे पास वो दोनों साइड अप्लाई कर दी। ठीक है? अब ये देखो, अब p मेरे पास प्रोजेक्शन है तो लीनियर है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये अंदर चली जाएंगी। तो px1 प्लस के px2, सो ऑन करते हुए pxn। अब मेरे पास p क्या है, p तो मेरे पास ये है, क्या है मेरे पास p, p1 प्लस p2 ये, ठीक है। और इसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे p की वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी की, और यहाँ पे भी की। ठीक है? अब इस लाइन के बाद मैंने ये लाइन कैसे लिखी वो चीज़ बताऊंगी, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जो हमारे नोट्स है उसमें ये चीज़ डायरेक्ट लिखी हुई है। क्लियर बेटा? तो अच्छे से समझना इस चीज़ को। देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया p, ये तो वैल्यू रख दी। मैं एक चीज समझाऊंगी, फिर ये दोनों जो रहेंगे मेरे पास, दिस एंड दिस सब एज इट इज है, ये वाला पोर्शन समझाती हूँ। क्लियर? देखो बेटा ये चीज है मेरे पास, एक को लेके चल रही हूँ मैं। क्लियर? अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, मेरा पास आएगा p1 x1 प्लस के p2 x2 प्लस के p3 x3, क्योंकि सोन है तो इतने आएंगे। x1 है बेटा, मैंने यहाँ पे x2 रख दिया, सॉरी x1, ठीक है, p4 x1, सो ऑन करते करते pn x1, ठीक है, p1 p2 p3 p4 pn, सब में यहाँ पे बाहर x1 है, सबसे मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? अब देखो मेरे पास मैंने एक रिजल्ट निकाला था दिस, जब हमने सेकेंड पार्ट कर रहे थे, तो यहाँ से मैंने निकाला था कि पी जे एक्स इक्वल टू 0 फॉर जे नॉट इक्वल टू आई, ये चीज। और जो ये x था ना, ये जो x हम लेके चल रहे थे, ये x लेके चल रहे थे हम इस वाले रेंज से mi। क्लियर बेटा? अब इसी बेस पे ये पूरा का पूरा सॉल्व किया गया है। कैसे किया गया वो ध्यान से समझना, और किस तरीके से किया गया वो भी। ठीक है? अब देखो पी जे यहाँ पे है, पर ये जो वेक्टर है मेरे पास वो mi से है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे mi लिख देती हूँ, और ये दोनों क्या है मेरे पास, डिफरेंट, मतलब सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है? इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, जे नॉट इक्वल टू आई, जे कभी भी आई के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पीजे प्रोजेक्शन है, बट यहाँ पे जो वेक्टर मेरे पास आया है, जिस रेंज से आया है
वो जो रेंज आई है वो मेरे पास ये दोनों सेम नहीं है। जहाँ पे ये दोनों सेम ना मिले, मुझे जे और आई दोनों सेम ना मिले, तो वहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नॉट इक्वल मतलब यहाँ पे जब जब ये दोनों डिफरेंट होंगे ना तभी इसकी वैल्यू 0 होगी। जब सेम होंगे, सेम के लिए तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ डिफरेंट की बात की है कि यहाँ पे अगर बाई चांस मेरे पास 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 1 हो, इस तरीके से 4 हो 1 हो। अगर जे की वैल्यू 1 है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट आती है कि यहाँ पे जो जे है वो और जिस रेंज से ये बिलोंग कर रहा है उसमें आई और जे दोनों अलग अलग होंगे, तभी इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 0। दूसरी चीज हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये तो मैंने बताया इस तरीके से कि जे और आई को देखो आप कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब सेम सेम होगी तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, अभी उसका हम कुछ नहीं करेगा, उसको बाद में देखेंगे। क्लियर। दूसरी चीज मैं क्या कह सकती हूँ कि एम आई है, ठीक है, एम आई पे मेरे पास प्रोजेक्शन है पी आई, ठीक है, बट यहाँ पे ये वेक्टर किसका है, एम आई का, बट इसके साथ प्रोजेक्शन कौन सी लग रही है, कोई दूसरी, इसकी प्रोजेक्शन नहीं लग रही, कोई दूसरी प्रोजेक्शन लग रही है। जब वेक्टर ये एम आई का वेक्टर है और इस पे कोई दूसरी प्रोजेक्शन लगेगी तो उसकी वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। दोनों में से आप कोई सी भी चीज याद रख लेना। फर्स्ट मैंने बोला कि जे और आई को देखो, जब दोनों दोनों डिफरेंट होंगे तब इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि दोनों दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर x मेरे पास एम आई से बिलोंग कर रहा है और इसकी प्रोजेक्शन पी आई है, अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरी प्रोजेक्शन इस पे लग रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दोनों कंसेप्ट में से आप जोन सा भी कंसेप्ट आपको अच्छा मतलब इजी लगे वो आप यहाँ पे अपना सकते हो। अब देखो है यही, आप इसी को दो तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला जे और आई, यहाँ पे जे और आई दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसको तो अभी होल्ड पे रख देते हैं। यहाँ पे देखो जे और आई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे 3 और 1 है, नहीं इक्वल, 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जहां जहां डिफरेंट डिफरेंट हुए उन सब की वैल्यू क्या बन जाएगी, बाय दिस 0। दूसरी चीज आप कैसे याद रख सकते हो, ध्यान रखना, ये x1 जो है मेरे पास किसके रेंज में से आया है, m1 में से, और m1 पे मेरे पास प्रोजेक्शन क्या है, p1, ठीक है। तो x1 जो है मेरे पास m1 पे है, तो जब इस पे प्रोजेक्शन p1 होगी तब तो मुझे कोई इशू है नहीं। अब p1 के अलावा इसके साथ जो भी प्रोजेक्शन आ रही है उन सब की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। तो इस x1 है m1 का, पर लग रही है p2 प्रोजेक्शन, बल्कि यहाँ पे p1 आना चाहिए, तो ये वैल्यू 0, ये 0, ये 0, ये 0। दोनों कंसेप्ट से मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपने याद रखना है। पहले जे और आई का देख लो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कि जे नॉट इक्वल टू आई, जब मेरे पास ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब इसकी वैल्यू 0 होगी। क्लियर। दूसरी चीज है, हम ये देखेंगे कि ये किसका मेंबर है, एम आई का, इस पे प्रोजेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन जो अगर इसकी ही प्रोजेक्शन लग रही है तो हम कुछ नहीं कहेंगे अभी, अगर दूसरी प्रोजेक्शन लग रही है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये m1 का था, इसकी प्रोजेक्शन p1 है, पर इस पे दूसरी प्रोजेक्शन लग रही है इन पे, तो ये 0 बन जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास ये सब 0 हो जाएंगे, रिमेनिंग मेरे पास सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखो आगे, तो इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास आ गया p1 और x1 सब 0 हो गया। अब देखो सिमिलरली इसमें यहाँ पे किया, अब मैं चेक करूंगी, आप कोई सी भी जो मैंने दोनों कंडीशन बताई हैं आपको, दोनों कंसेप्ट आप कोई से भी अप्लाई कर लेना, दोनों से सेम आएगा। x2 किसका मेंबर है, m2 का, तो m2 पे प्रोजेक्शन कौन सी होगी, p2, तो p2 वाली जब x2 के साथ p2, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये और बता देती हूँ, p1 प्लस के p2 प्लस ऑन pn
यहाँ पे x2, तो अंदर मल्टीप्लाई p1 x2 प्लस के p2 x2 प्लस के p3 x2 सो ऑन करते करते pn xn, सॉरी x2। अब देखो x2 किसका मेंबर है मेरे पास, m2 का, m2 पे प्रोजेक्शन p2, तो जब इस पे p2 आएगी तब तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो देख लेती हूँ p2 x2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसे तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है। अब इसके अलावा p2 के अलावा जो भी इस पे प्रोजेक्शन लग रही है वो सब क्या बन जाएंगी, जीरो, यहाँ पे जीरो, ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ रिमेनिंग मेरे पास ये बचेगा। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो दूसरे कंसेप्ट से, देखो जहाँ पे j और i इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, जीरो अलग अलग हैं, जीरो अलग अलग हैं, जीरो, सिर्फ यहाँ पे सेम है, सेम वाला पोर्शन आ गया। क्लियर। सिमिलरली सो ऑन करते चले जाएंगे, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये xn किसका मेंबर है, mn का, mn पे प्रोजेक्शन क्या होगी, pn, तो xn और pn वाला पोर्शन तो मैंने जो सेम सेम होगा वो आ जाएगा, फिर जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे इस पर जो डिफरेंट प्रोजेक्शन लगी होंगी, इस पर p1 लग रही, p2 लग रही है, ये सब की सब क्या बन जाएंगी, जीरो। क्लियर। दूसरी चीज क्या देख सकते हो, सेम सेम वाला पोर्शन आ जाएगा, डिफरेंट p1 xn डिफरेंट है जीरो, p2 डिफरेंट है जीरो, ठीक है। जैसे चाहो दोनों इजी है। क्लियर। या तो आप आई और जे देख लो, डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो जीरो आ जाएगा, और सेम सेम होंगे वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। या आप देख लो कि ये किसका है और इस पे जो प्रोजेक्शन होगी सिर्फ वही इसके साथ वाली सेम आएगी, और सब क्या बन जाएंगे मेरे पास, जो दूसरी प्रोजेक्शन होंगी वो सब जीरो बन जाएंगे। क्लियर। ये आ गया इस पूरे को सोल्व करके, कैसा है समझ आ गया बेटा। अब देखो आगे, मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको और काफी बार बता चुकी हूँ, और इसमें भी मेरे पास काफी यूज हो चुका है बेटा। थ्योरम क्या है वो देखो, इफ P इज प्रोजेक्शन ऑन M और X बिलोंग कर रहा है M से, तो इफ एंड ओनली इफ का केस है Px इक्वल टू X। कहने का मतलब क्या है कि M पर अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्शन है तो M क्या हो गया, रेंज। अगर कोई भी वेक्टर रेंज से बिलोंग कर रहा है और इस पे जो प्रोजेक्शन है अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो वो वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, तो वही चीज है। देखो बेटा ये थ्योरम तो बता चुकी हूँ, अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे वो बताती हूँ। मैं M1 की बात इसकी बात करके चलती हूँ, P1 और X1 की बात। देखो X1 मेरे पास किसका मेंबर है, M1 का, और M1 मेरे पास क्या है, रेंज है ऑफ P1 की। अब देखो मतलब P1 जो है वो प्रोजेक्शन है ऑन M1 पर, तो ये चीज हो गया, और X बिलोंग कर रहा है X1 बिलोंग कर रहा है M1 से, तो यहाँ पे ये चीज आ गया। तो मेरे पास जब ये इससे बिलोंग कर रहा है, रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है अगर मैं इस पे लगाऊं तो मुझे ये वेक्टर एज इट इज मिल जाएगा। एक तो हम ये अपनी लैंग्वेज में पढ़ के चलते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से कर लो कि अगर ये रेंज में बिलोंग कर रहा है, इस पे जो प्रोजेक्शन होगी अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ तो ये वेक्टर मुझे एज इट इज मिल जाएगा। दूसरी चीज है, आप देखो यहाँ पे P प्रोजेक्शन P की जगह P1 है, M की जगह M1 है, यहाँ पे X1 दिस, और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये चीज आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू X1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट यही रहेगा कि X1 बिलोंग कर रहा है M1 से और इसकी प्रोजेक्शन क्या है, P1 है, मतलब ये रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं इस पे P1 लगाऊंगी तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी मैंने X1, सॉरी एक मिनट बेटा, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे X1। क्लियर। सिमिलरली P2 X2, तो X2 मेरे पास किस में जा रहा है, M2 में, और M2 पे क्या प्रोजेक्शन है मेरे पास, P2, तो मतलब P2 में इस पे लगाऊंगी X2 पे तो मुझे एज इट इज X2 मिल जाएगा, तो वही चीज किया गया है यहाँ पे X2। तो सो ऑन हम करते चले जाएंगे बेटा यहाँ पे, और लास्ट में मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Xn। क्यों आए, क्योंकि ये सब के सब बिलोंग कर रहे हैं रेंज में, और इनके पास जो प्रोजेक्शन होगी उस पे मैं इन वेक्टर पे लगाऊंगी तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएंगे बाय दिस थ्योरम। क्लियर। अब आगे यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये X1 प्लस X2 सो ऑन करके Xn, ये कहाँ किसके इक्वल है, X के, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी Px इक्वल टू X। अब देखो यहाँ पे
x बिलोंग कर गया रेंज ऑफ p से। ये भी यही वाली सेम थ्योरम लगी हुई है। देखो मेरे पास आ गया यहाँ पे p, मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है ऑन m पर, x बिलोंग कर m, इफ एंड ओनली इफ का केस है px इक्वल टू x। अब देखो कहीं पर ये है तो मैं ये चीज लिख रही हूँ, अगर ये है तो मैं ये लिखूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया px इक्वल टू x। अगर px इक्वल टू x आ रहा है तो अगर ये है तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो x किससे बिलोंग कर जाएगा कि जो ये p है प्रोजेक्शन है इसका जो रेंज स्पेस होगा, ठीक है, रेंज स्पेस से ही तो है, तो यहाँ पे जो मेरे पास p है इसकी जो रेंज है ये x उससे बिलोंग कर जाएगा। क्लियर? तो x बिलोंग टू रेंज ऑफ p। m की यहाँ पे m दिया हुआ था, हमें अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि p किस पर प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे जो भी p का रेंज स्पेस होगा वो आ जाएगा। क्लियर? या दूसरी चीज, एक तो ये डेफिनेशन इसी से किया गया है, ठीक है, समझ आ गया बेटा? नाउ x बिलोंग कर गया रेंज ऑफ p। मैं ये मेंबर किसका लेके चली थी, m का, पहुंचा दिया रेंज ऑफ p में, तो इसका मतलब m कंटेन हो जाएगा रेंज ऑफ p में। तो दिस इज इक्वेशन, मतलब स्टार मैंने यहाँ पे माना हुआ है, और ये वाला इसका हाफ पार्ट हो चुका है। नाउ अब हम क्या प्रूफ करेंगे बेटा इसमें, एक मिनट, ये वाला मेरे पास पार्ट प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करूंगी, रेंज ऑफ p का एक मेंबर लेके चलूंगी और मैं उसको m में पहुंचा दूंगी। क्लियर? अब देखो x बिलोंग कर रहा है रेंज ऑफ p में, ठीक है, अगर रेंज ऑफ p में जा रहा है तो इस पर p लगाऊंगी तो मुझे ये वेक्टर एज इट इज मिल जाएगा। क्यों? बाय दिस थ्योरम, सिर्फ इसी थ्योरम का यूज है। अब इस बार क्या, p मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है, यहाँ पे मुझे रेंज नहीं गिवन, तो अगर x बिलोंग करेगा इस p के रेंज में, p के रेंज में तो कर रहा है, तो मैं इंप्लाइज करके लिख सकती हूँ कि px इक्वल टू x। ठीक है, सिर्फ माइंड में जो कंसेप्ट आपको बैठाना है ना वो ये है कि अगर x मेरे पास किसी प्रोजेक्शन की रेंज में बिलोंग कर रहा है तो वो p में अगर उस पर लगाती हूँ तो वो वेक्टर मुझे एज इट इज मिल जाता है। सिर्फ ये कंसेप्ट माइंड में रखना है बाय दिस थ्योरम जो मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, अब देखो ऐसे x इक्वल टू पी एक्स लिख सकती हूँ, p की वैल्यू क्या मेरे पास p1 प्लस p2 सो ऑन pn, अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो ये p1x किससे बिलोंग कर जाएगा मेरे पास, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको समझाने की कोशिश करूंगी बेटा मैं, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे पास है x इक्वल टू p1x प्लस के p2x सो ऑन करते करते pnx, और मैंने लिख दिया कि दिस बिलोंग्स टू दिस। अब देखो मैंने जब m1 m2 ये mn की बात चल रही थी इस तरीके से m1 प्लस के m2 सोन करके mn, इसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स जाते हैं या जो भी मेंबर इसके अंदर हैं वो कुछ इसी टाइप के तो थे जो हमने अभी देखे। कैसे कि इसका एक मेंबर लूँ, फिर इसका एक मेंबर लूँ, इसका मेंबर लूँ और इन सबका सम, जैसे इनका सम हो रहा है ऐसे, तो इस टाइप के कुछ मेंबर इसके अंदर हैं, इस तरीके की फैमिली है ये। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक बात बताओ बेटा, जब हम इस तरीके से करते थे, ये मेरे पास p प्रोजेक्शन थी, हिल्बर्ट स्पेस हिल्बर्ट, इधर का मैं कोई भी एक वेक्टर लूँ उस पर p लगाऊं तो px इधर जाता था, मेरे पास किस में जाएगा, जो यहाँ पे रेंज होगी, जैसे मैंने मान लिया m1, ठीक है, जैसे यहाँ पे है p1 प्रोजेक्शन की बात चल रही है, तो p1 प्रोजेक्शन अगर मैं बात करती हूँ तो p1 प्रोजेक्शन के लिए रेंज क्या है मेरे पास, रेंज स्पेस m1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से x लिया, इस पे p1 लगाया, तो इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं मेरे पास m1 में जाएंगे, इमेजेस जो होती हैं। ठीक है बेटा, सिमिलरली इस तरीके से मैं p2 लगाऊं यहाँ से यहाँ हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ से मैंने कोई वेक्टर लिया x, इस पे p2 लगाया, तो p2x टाइप के जो जाएंगे इसका जो रेंज स्पेस m2 है उसके अंदर जाएंगे। यही तो होता है, जो रेंज स्पेस होता है उसमें किस तरीके के वेक्टर होते हैं, इधर से कोई उठाओ, जो भी प्रोजेक्शन है वो लगाओ, जो आता है वही रेंज के अंदर जाता है। तो यहाँ पे रेंज इसकी m1 है, तो अगर मैं p1 इधर से वेक्टर ले रही हूँ, p1 लगा रही हूँ, तो जो भी मुझे मिला वो इसके रेंज में जाएगा। सिमिलरली इसके, तो सो ऑन करते करते जो हम जाएंगे बेटा, लास्ट में यहाँ पे pn आएगा मेरे पास, हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस, यहाँ का कोई वेक्टर लूँ, pn लगाऊं, तो pn पे यहाँ पे जो रेंज है इसकी mn है, तो ये वेक्टर कहाँ जाएगा,
की रेंज में। तो ये कंसेप्ट तो हमारा अच्छे से क्लियर है। तो अब देखो ये P1X किसका मेंबर है यहाँ पे, समझ आ गया ना, M1 का। तो ये बिलोंग कर गया मेरे पास M1 से। सिमिलरली P2 M2 से, सिमिलरली सो ऑन करते हुए Mn से। तो मेरे पास यहाँ से ये P1 बिलोंग कर गया मेरे पास M1 से, ठीक है। प्लस साइन ये किससे कर गया, M2 से। सो ऑन करते करते ये कहाँ पे आ गया मेरे पास, Mn, ठीक है। तो ये इसके अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर किस टाइप के मेंबर जाएंगे, कुछ इस तरीके की, इसका मेंबर उठाया, इसका मेंबर उठाया, इसका मेंबर, यहाँ पे सम है तो यहाँ पे भी सम, तो इस टाइप के कुछ मेंबर। तो देखो ये किसका है मेरे पास M1 का, ये किसका M2 का, ये किसका M3 का, सब दिखा दिया ना मैंने किस तरीके से है। तो जब ये इनके हैं और इनका सम हो रहा है तो इसका मतलब ये किसके मेंबर होंगे, इस फैमिली के तो मेंबर होंगे। वही चीज यहाँ पे आ गई, क्लियर। मैंने ये सिर्फ ये पहचाना है क्या ये M1 का है, यस, M2 का है, यस, Mn का है, यस, और फिर इनका सम हो रहा है। तो इस टाइप की जो मेंबर है वो तो इस फैमिली में है, इसके अंदर है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, क्लियर बेटा। तो ये चीज देखो, और यहाँ पे ये चीज बता दिया, सिंस P1 अगर I की वैल्यू में 1 रखती हूँ यहाँ पे तो P1X बिलोंग्स टू M1, 2 रखती हूँ तो 2, सो ऑन N के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो x था मेरे पास इसके इक्वल था और ये पूरा का पूरा इसके अंदर चला गया, तो इसका मतलब x इसके अंदर चला गया, और ये किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा मेरे पास m के इक्वल, तो यहाँ पे m आ गया मेरे पास। तो x बिलोंग कर गया यहाँ पे m से, ठीक है। मैं ये किसका लेके चली थी, रेंज ऑफ p का, पहुंचाओ मैंने m में दिया तो रेंज ऑफ p कंटेन हो गया m में। तो मैंने जो इसका सेकेंड पार्ट था, एक मिनट बेटा, दिस, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। और जब ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, ये इसके अंदर कंटेन हो रहा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वही चीज है। तो फ्रॉम स्टार और डबल स्टार इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि पी की जो रेंज है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम के। तो यही हमें प्रूफ करना था कि पी मेरे पास कोई भी प्रोजेक्शन है या पी की जो रेंज है वो एम है या पी प्रोजेक्शन है वो एम पर। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, प्रूफ हो गया। और ये थ्योरम थोड़ा सा लॉन्ग थी पर कंसेप्ट वाइज आप इसको समझोगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पर्पज से। तो स्टेप टू स्टेप इसको समझना। तो आई होप आज की वीडियोस आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।